हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग आप लोगों की यूपीएससी आईएएस प्री के लिए हिस्ट्री तो कंप्लीट करवा ही चुके थे, ज्योग्राफी प्रारंभ करवा रहे हैं और ज्योग्राफी भी पूरी आप लोगों को एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि आपके यूपीएससी आईएएस प्री का पूरा पेपर वैकल्पिक प्रश्न पत्र आता है। तो एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट करवाना काफ़ी अच्छा रहता है इसमें, जिससे आप क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 6 का पहला अध्याय लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। ओके दोस्तों, और जो किताब अगर आप मार्केट से लेना चाहें एनसीईआरटी की, तो उस पर ऐसा लोगो बना आएगा जो हमने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दी गई है। ये पाठ्य पुस्तक आपकी कक्षा 6 के लिए है और एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी आईएएस प्री की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्सों के लिए। तो दोस्तों, आप चाहें तो एनसीईआरटी की बुक मार्केट से परचेस कर लें या ऑनलाइन भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि बिना टाइम वेस्ट करे हम आप लोगों के आज के एमसीक्यूज कंप्लीट करवा सकें। ओके दोस्तों, और एक निवेदन और है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। देखते हैं दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न देखिए। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? दोस्तों, आप सभी लोग रात्रि में देखते होंगे कि अंतरिक्ष में बहुत सारे तारे चमकते हैं और दिन में सूर्य अपना प्रकाश देता है, रात में चंद्रमा चमकता है। जो सारी चीज़ें चमकती हैं आसमान में वो क्या कहलाती हैं? आकाश गंगा कहलाती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं, सौरमंडल कहलाती हैं या फिर वायुमंडल कहलाती हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है वह सारी चीज़ जो अंतरिक्ष में आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं या ऊष्मा प्रदान करती है, फिर चाहे वो दिन में हो या रात में हो, सारी की सारी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, सूर्य क्या है? बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है। काफ़ी लोग इस क्वेश्चन में भी गलतियां करते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चन में गलती करनी नहीं चाहिए। सूर्य क्या है? एक ग्रह है, तारा है, आग का गोला है, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग इन ऑप्शनों में आग का गोला करेंगे या कुछ लोग ग्रह करेंगे, परंतु तारा कोई नहीं करेगा। जबकि देखिए दोस्तों, वास्तविकता में सूर्य आपका एक तारा है। क्या है दोस्तों? सूर्य एक तारा है। ओके दोस्तों, देखिए कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार वाले तो गर्म होते हैं। क्या होते हैं? उनका आकार भी बड़ा होता है जैसे सूरज का, और गर्म होते हैं जैसे सूरज गर्म है। ये गैसों के बने होते हैं। किसका बने होते हैं? अंतरिक्ष में विभिन्न गैसें होती हैं, उन गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ओके दोस्तों, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखिए, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, चंद्रमा प्रतिदिन यानी कि डेली अलग अलग आकार और अलग अलग परिस्थितियों में दिखाई देता है। दोस्तों, चंद्रमा को हम अंतरिक्ष में बचपन से देखते आ रहे हैं। वो कभी आधा चंदा दिखाई देता है, कभी आपको आधे से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, कभी उसका साइज पूरा दिखाई देता है, या फिर कभी कभी उसका साइज पूरे से थोड़ा सा कटा हुआ दिखाई भी देता है दोस्तों। तो ये बात तो आपकी सत्य है कि चंद्रमा प्रतिदिन अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आगे देखिए, आप पूर्ण चंद्र, जब चंद्रमा पूर्ण होता है, वो लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने अक्सर अंतरिक्ष में देखा भी होगा दोस्तों। जो चंद्रमा होता है महीने में एक बार ही पूरा होता है, और यह पूर्णिमा वाली रात होती है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और देखिए, 15 दिन बाद आप इसे देख सकते हैं। देखिए, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन बाद इसे आप देख नहीं सकते हैं। किसको? जो पूर्ण चंद्रमा होता है उसके 15 दिन बाद आप अंतरिक्ष में चंद्रमा को नहीं देख सकते। और जब अंतरिक्ष में चंद्रमा नहीं दिखता है तो वो आपकी अमावस्या कहलाता है। अमावस्या की काली रात्रि कहलाती है दोस्तों। देखिए, अमावस्या की रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से करा जा सकता है। ओके दोस्तों, अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, तीसरा सत्य है, सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? दोबारा सुन लीजिए, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं या आकाश गंगा कहते हैं? दोस्तों, प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा
कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। और इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब तक इसे देखिए यहां भी बता देता हूं आपको। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में आप देखते पहले आपको एक तारा दिखाई देगा, फिर दो तारा दिखाई देगा, फिर बहुत सारे तारे दिखाई देंगे। आप गौर से देखोगे तो विविध आकृति जो अंतरिक्ष में बनाई जाती है वो पूरा क्या होता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या जिसे अंग्रेजी में बिग बियर कहते हैं, क्या होता है? नक्षत्र मंडल होता है ये, या तारा मंडल होता है, सप्तऋषि मंडल होता है, या आकाश गंगा होती है? देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला व दूसरा यानी कि नक्षत्र मंडल होता है या तारा मंडल। कथन दूसरा व तीसरा असत्य है, यानी कि ना तो वो नक्षत्र मंडल होता है और ना वो सप्तऋषि मंडल। या फिर आपका कथन पहला दूसरा तीसरा सत्य है, यानी वो नक्षत्र मंडल भी होता है, तारा मंडल भी होता है और सप्तऋषि मंडल भी होता है। यह सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, अंतरिक्ष से संबंधित जो अर्सा मेजर या बिग बियर है वो आपका नक्षत्र मंडल भी कहलाता है, तारा मंडल भी कहलाता है और सप्तऋषि भी उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तऋषि। अब देखिए सप्तऋषि क्या होता है, इससे संबंधित पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इन दोनों प्रश्न से संबंधित नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा, देखिए दोस्तों, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये अंतरिक्ष ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया अर्सा मंडल के बारे में और ग्रेट बियर के बारे में, तो उसे देखिए सप्तऋषि यानी 7 तारों का एक समूह अंतरिक्ष में दिखाई देता है। देखिए सप्तऋषि तारा मंडल, तारे होते हैं वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध। अब गोलार्ध समझाने के लिए मैं ये नक्शा आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं दोस्तों, फिक्स बीच में मैप में खड़ी हुई है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसके इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो होता है उत्तरी ध्रुव का और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिण ध्रुव का। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। आप लोगों ने 7 तारों का समूह अंतरिक्ष में देखा होगा दोस्तों। 7 तारे एक साथ निकलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आज आप अंतरिक्ष में अपनी घर की छत पर जाएं और उसको देख सकते हैं। ये 7 तारों का समूह आप लोगों को वहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, अगर बादल वगैरह ना हुए तो। देखिए इसे फाल्गुन चैत्र महीने से, देखिए इसका समय भी बताया गया है, फाल्गुन चैत्र महीने से श्रावण और भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर हैं तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। 7 तारे तो क्या है दोस्तों? चौकोर हैं और 3 तारे तिरछी रेखा में रहते हैं। देखिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लगाया है एक चित्र। देखिए बालिका के माध्यम से समझा रहा हूँ। प्राचीन समय में दोस्तों ये उत्तर दिशा की ओर दिख रही है। देखिए उत्तर दिशा की ओर देख रही है। 2 तारे आपके दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 तारे तो देखिए चौकोर होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था अभी पिछली क्वेश्चन में। और देखिए बाकी के 3 तारे एक रेखा में होते हैं, देख पा रहे होंगे आप इस चीज को। और देखिए जो लड़की सीधा उत्तर दिशा में देख रही है, ये सीधे दिख रही है ध्रुव तारे की ओर। किस तारे की ओर देख रही है? ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। और देखिए इसी सप्तऋषि को आपको जो सप्तऋषि जो तारे 7 तारे एक साथ दिखाई देते हैं, इसे ही ग्रेट बियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट बियर कहा जाता है दोस्तों। आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि रात में दिशा का निर्धारण पता नहीं कर सकते क्योंकि सूरज निकलता नहीं है, तो पूरब कैसे पता पड़ेगा? तो रात्रि में जो दिशा का निर्धारण करते थे वो तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि उत्तरी तारा दक्षिणी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर निकलता है और ध्रुव तारा जिस दिशा में निकलता है वो उत्तरी दिशा होती है, जिसे देख करके लोग अंदाजा लगा लेते थे कि ये आपकी उत्तरी दिशा है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ओके दोस्तों, अगले प्रश्न को बताता हूँ। ये प्रश्न उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना। जो भी खामियां हुआ करे दोस्तों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताया करें, जिससे हम उनमें अपना सुधार कर सकें। देखिए प्रश्न नंबर 6, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यहाँ पर। देखिए तारा किसे कहते हैं? अरे तारों के समूह में क्या क्या चीज आती है? देखिए तारे क्या होते हैं? देखिए जिनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश होता है,
जैसे सूरज के पास अपनी ऊर्जा और अपना प्रकाश है तो वो क्या है, तारा है। अब देखिए खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, देखिए वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं, यानी रात को आसमान में चमकने वाली सारी चीजें खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ जाती हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए आप कहेंगे कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, तो देखिए नक्षत्र मंडल मैं आप लोगों को बता देता हूं, तारों के द्वारा विभिन्न समूहों, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृति हैं, यानी कि अंतरिक्ष में तारों के विभिन्न समूह होते हैं और उनके द्वारा बहुत सारी आकृतियां बना दी जाती हैं। जैसे सप्तऋषि मंडल विभिन्न आकृतियां बनती हैं, एक सीधी रेखा भी बनती है, चौकोर रेखा भी बनती है। ऐसे अंतरिक्ष में विभिन्न तारे हैं जो विभिन्न आकृतियों को निर्माण करते हैं, तो वो सारा आपका नक्षत्र मंडल कहलाता है। अब देखिए ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, ऐसे देखिए जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जैसे हमारी पृथ्वी एक खगोलीय पिंड है, इसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, ना ही इसकी ऊष्मा, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे ग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन पूछ रहा है आप लोगों से। देखिए ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ये चीज सही है, हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। ग्रह आर आल्सो कॉल्ड प्लेनेट, यानी कि प्लेनेट आपका ग्रह ही होता है। प्लेनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्लेनेटाई का अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले होते हैं। और देखिए ये भी बात आपकी सही है। गलत पूछ रहा है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक तारा है। दोस्तों ये चीज गलत है, हमने बताया कि हमारी पृथ्वी की स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती है, दूसरे ग्रहों से दूसरी चीजों से ऊष्मा लेती है, तो हमारी पृथ्वी तारा तो हो ही नहीं सकती। हमारी पृथ्वी क्या है, ग्रह है। देखिए इस बात को और अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए तारे वह होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जबकि पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश संश्लेषित करती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। क्यों करती है दोस्तों, ये भी मैंने आप लोगों को यहां बता दिया है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, परंतु वो इसकी जो ऊर्जा होती है वो अपनी स्वयं की ना होकर के सूर्य से संश्लेषित की गई ऊर्जा होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये रहा आपका सूर्य जो कि एक तारा है, इसके सबसे पास आपका है बुध ग्रह, उसके पास आपका है शुक्र, उसके बाद में आपका पड़ता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका है मंगल। और देखिए ये बीच में एस्ट्रोनॉइडों की एक श्रृंखला है, यानी कि जो विभिन्न छोटे छोटे ग्रह वर्षों हजारों वर्षों साल पूर्व टूट गए या छोटे छोटे पार्टों में विग्रहित हो गए, तो एस्ट्रोनॉइड बेल्ट कहलाती है, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों की एक बेल्ट है दोस्तों ये। उसके बाद आपका बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। अब देखिए बुध ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहा है। देखिए सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण इसका 88 दिन में पूरा होता है और अपने अक्ष पे 59 दिन में घूमता है। और देखिए शुक्र ग्रह, शुक्र सूर्य के चारों ओर उसका परिक्रमण 255 दिन में पूरा होता है और अपने ही अक्ष पर 243 दिन में होता है। और देखिए हमारी पृथ्वी, इंपॉर्टेंट चीज है हमारी पृथ्वी, यहां पर जान लीजिए और लिख लेना, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण हमारी पृथ्वी का 365 दिन में पूरा होता है, यानी कि पूरे एक साल में। और अपने अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन प्रतिदिन होता है, जिससे कि दिन रात होती है। और देखिए हमारी पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, कौन सा चंद्रमा है, एक ही चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वो उपग्रह है हमारा। देखिए ग्रहों की लिस्ट में चंद्रमा को यहाँ पर दिया नहीं गया है, क्योंकि चंद्रमा हमारा उपग्रह है ना कि ग्रह। देखिए मंगल को देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक दिन में। और चंद्रमा की संख्या है इसके 2 चंद्रमा है, किसकी, आपके मंगल के 2 चंद्रमा है। अब देखिए बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमण इसका 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा होता है और अपने अक्ष पर यह 9 घंटे में ही घूम लेता है, 9 घंटे 56 मिनट। और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 चंद्रमा है इसके पास, कितने, 53, सबसे ज्यादा चंद्रमा है। और देखिए शनि,
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा होता है और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में। और चंद्रमा की संख्या इसकी लगभग 53 है, यानी कि बृहस्पति के बराबर इसकी भी चंद्रमा है। और देखिए यूरेनस के चारों ओर एक परिक्रमण इसका 84 दिन में पूरा होता है, 84 साल में पूरा होता है और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूमता है। और इसके अपने चंद्रमा यानी कि इसके जो अपने उपग्रह वो 27 हैं। और देखिए नेपच्यून, सूर्य के चारों ओर इसका एक परिक्रमण 164 साल में पूरा होता है और अपने अक्ष पे ये 16 घंटे 7 मिनट में घूम लेता है। और इसकी जो उपग्रहों की संख्या है वो इसकी 13 है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उपग्रह कहलाता है सूर्य, मंगल, चंद्रमा या यूरेनस। मैं जस्ट अभी आप लोगों को बता चुका हूं कि सूर्य तो एक तारा है, मंगल और यूरेनस ग्रह है, चंद्रमा आपका उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। प्रश्न नंबर 9, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम बताइए। देखिए सबसे पहले नेपच्यून आता है, यूरेनस आता है, शनि आता है, बृहस्पति, या फिर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या फिर बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, या उपरोक्त सभी गलत है। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले आपका बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। इसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले बुध आ रहा है, फिर शुक्र आ रहा है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति आ रहा है आपका, फिर शनि आ रहा है, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ भी मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा। देखिए अगर आपको जो सूर्य से दूरी के अनुसार उनके नाम अगर याद नहीं होते तो एक छोटा सा एक सूत्र है जिसे आप याद कर सकते हैं, जिसका नाम है माई बेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वडस नट्स। नट्स क्या होता है? काजू बादाम वगैरह। अब देखिए इसमें माई में जो एम आ रहा है वो आपका मरकरी यानी कि बुध ग्रह, और बेरी में जो वी आ रहा है वो आपका वेनस यानी कि शुक्र ग्रह, और एफिशिएंट में जो ई आ रहा है वो है आपका अर्थ यानी कि पृथ्वी, और एम में जो आपका मार्स है वो है मंगल ग्रह, और जे फॉर जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, और एस फॉर सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, और यू फॉर यूरेनस यानी कि अरुण, और एन फॉर नेपच्यून यानी कि वरुण। ओके दोस्तों, ये एक सूत्र है जिसके द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए सूर्य जो कि एक तारा है, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं अलकापिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। यानी कि एक सौर मंडल के लिए ये सारी चीजें होती हैं। हम उस सौर परिवार का हम उसे क्या करते हैं? सौर परिवार का नाम दे देते हैं, जिनका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ओके दोस्तों, देखिए सूर्य क्या है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। यानी कि सारी जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है, जो खिंचाव बल है, वो सौर मंडल को बांधे रखता है। अलग अलग ग्रह अलग अलग नहीं भागते और उतनी दूरी पर परिक्रमा करते रहते हैं और अपने घूर्णन पर घूमते रहते हैं, अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत भी है दोस्तों। और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, सूर्य पृथ्वी से लगभग 1515 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और दोस्तों सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में मात्र 5 मिनट का टाइम लगता है। कितने? 5 नहीं, 8 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का टाइम लगता है? 8 मिनट का। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए नीचे दिए गए ग्रहों में से आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी आपका आंतरिक ग्रह है, या बुध आंतरिक ग्रह है आपका, या शुक्र आंतरिक ग्रह है, या फिर मंगल आपका आंतरिक ग्रह है। कूट देखिए, कूट पहला और दूसरा यानी कि पृथ्वी और बुध है आंतरिक ग्रह, या तीसरा और चौथा यानी कि शुक्र और मंगल आंतरिक ग्रह, या आपका तीसरा यानी कि दूसरा व चौथा बुध और आपका मंगल आंतरिक ग्रह, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपके सारे के सारे ही आंतरिक ग्रह हैं। देखिए एस्ट्रोनॉइड की बेल्ट है, एस्ट्रोनॉइड की बेल्ट के अंदर आपके जितने भी ग्रह आ रहे हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और जो बाहर जितने भी ग्रह जा रहे हैं वो बाहरी ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए आंतरिक ग्रह जो आपके अंदर दे रखे हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बुध, इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। आंतरिक ग्रह आप सूर्य को देख पा रहे होंगे, सूर्य के काफी अधिक नजदीक होते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं। सूर्य के नजदीकी के कारण ये गर्म भी होते हैं दोस्तों, तथा आकार में छोटे होते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे सब आकार में छोटे हैं, और जो बाहरी क्षेत्र में जो ग्रह है वो आकार में बड़े हैं।
देखिए ये गैस और तरल पदार्थ, इनके अंदर जो गैस और तरल पदार्थ हैं वो सूर्य से नजदीकी के कारण उड़ चुके हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी कम पाई जाती है। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा किसे कहते हैं? कक्षा किसे कहते हैं? देखिए आकाशगंगा में मौजूद ग्रहों को, सौर मंडल में स्थित तारामंडल के समूह को, सौर मंडल के सभी ग्रहों का निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना, या चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना। तो देखिए दोस्तों, कक्षा किसे कहते हैं? सौर मंडल के जितने भी सभी ग्रहों का जो अपना निश्चित पथ है और उस निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? आपका निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना कक्षा कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये सारे के सारे एक निश्चित पथ पर, निश्चित पथ है, इसी पथ पर घूम करके उसी पथ पर देखिए यहाँ से अगर आपका ये जो ग्रह मरकरी घूमेगा, यो घूमेगा चक्कर लगाएगा, ये घूमेगा यो चक्कर लगाएगा, ये घूमेगा यो चक्कर लगाएगा, पृथ्वी घूमती यो चक्कर लगाती है, तो एक निश्चित पथ पर ही तो घूम रहे हैं। इन सारे ग्रहों का अपने एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को या शनि को? तो आप लोगों को बता देता हूं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। क्या है? लगभग पृथ्वी के समान है इसका आकार और आकृति। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13वां। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में निम्न में से किस ग्रह को ग्रह नहीं माना? मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को या प्लूटो को? तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह नहीं माना। अब देखिए क्यों नहीं माना वो और बता देता हूँ। देखिए अभी तक जो था प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था 2006 से पहले, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्थान ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में बुलाई थी उसमें यह निर्णय किया कि कुछ समय पहले जो ग्रह खोजे गए, जैसे कि आपका मैं लिख देता हूँ, आपका 2003 और आपका UV, ये ग्रहों के नाम थे आपके 313 और एक और था आपका सिरस। क्या नाम था? सिरस। तथा प्लूटो बौने ग्रह। इन्हीं सारे ग्रहों में उन्होंने ये चीज मान ली कि प्लूटो भी बौना ग्रह 2003, UV 313, सिरस और प्लूटो ये सारे बौने ग्रह हैं। इसीलिए दोस्तों इन्होंने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा। अब देखें अगले नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 14वां। प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए क्योंकि आज के टाइम पर समय यात्रा का प्रश्न उठता है। क्या हम समय यात्रा कर सकते हैं? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, समय यात्रा की जा सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया, परंतु प्रकाश की गति से। और प्रकाश की गति क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। और प्रकाश की गति क्या है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। क्या है? देखिए 2 लाख किमी प्रति सेकंड, यानी 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, आपकी स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किमी प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है। और देखिए प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य हमसे कितना दूर है। ओके दोस्तों, वैसे मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं, सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 15वां। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की क्यों दिखाई देती है? महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी के ऊपर ओजोन परत होने के कारण नीली दिखाई देती है, या पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण नीली दिखाई देती है, या पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी होने के कारण? ये सारे ही कारण है जिसके कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है।
इस कारण पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीली दिखाई देती है। ओके दोस्तों, एक बात यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं कि जो जल है उसका अपना कोई रंग नहीं होता है। जल अंतरिक्ष का जो आसमान का जो हमें कलर दिखाई देता है, आसमानी यानी कि नीला कलर दिखाई देता है, उसी प्रतिबिंबित करता है, इसीलिए वो नीला दिखाई देता है। ओके दोस्तों, और इसी कारण ही पृथ्वी की 2/3 सतह जो पानी से ढकी होती है वो आकाश को ही प्रतिबिंबित करती है, तो नीली तो ऑटोमेटिकली दिखाई देगी देगी। देखिए, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? एक अच्छा सवाल। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग या राकेश शर्मा, कल्पना चावला या उपरोक्त सभी? दोस्तों, एक नजरिए से देखा जाए तो ये सारे ही जो आप लोगों को नाम दिए गए, इन सभी लोगों ने चांद की सतह पर कदम रखा हुआ है, परंतु सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है तो सबसे पहले आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने चंद्रमा पर कदम रखा था। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने। कब रखा था दोस्तों? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को रखा था। और कौन सी सन थी दोस्तों? 20 जुलाई 1969 में। 20 जुलाई 1969 में लिख लेना दोस्तों, कब रखा था इन्होंने? 20 जुलाई 1969 को। देखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। और हमारे राकेश शर्मा जी, जो कि हमारे भारत के हैं, जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, इन्होंने रखा था 1984 में। कब रखा था? 1984 में। उसके बाद हमारी कल्पना चावला जी भी गई थी, जो स्वर्गवासी हो गई अंतरिक्ष से लौटते समय। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले अंतरिक्ष में किसे भेजा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले अंतरिक्ष पर एक कुत्ते को भेजा गया था। ये जानकारी करने के लिए अंतरिक्ष में अगर मनुष्य को भेजेंगे तो वो जिंदा रह पाएगा, वहां सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17वां, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास आपका ऐसा कह सकते हैं, अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो मात्र इसके 1/4 भाग में ही आपका चंद्रमा आ जाएगा, यानी कि चौथे हिस्से में चंद्रमा आ जाएगा। इसे इतना बड़ा, और ये जो इतना बड़ा दिखता है इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, यानी कि चंद्रमा हमारे ग्रह के पास होने के कारण हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, जबकि वास्तविकता में ये हमारी पृथ्वी के चौथाई हिस्से के बराबर है। ओके दोस्तों, और देखिए, यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ओके दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ओके दोस्तों, यानी कि 27 दिन में ही तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने 3 इडियट पिक्चर देखी हुई, उसमें उसने कहा था कि आप अंतरिक्ष में एक अलग प्रकार का पेन था, तो उसने कहा था कि इस पेन को आप अंतरिक्ष में पेंसिल का यूज क्यों नहीं किया उसने, तो उसने लास्ट में बताया था कि पेंसिल की नोक टूट जाती तो वो कहीं पर भी घुस सकती थी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम पाई जाती है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पर, या गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा पर बिल्कुल भी नहीं है, तो जीवन वहां पर बहुत मुश्किल है। ओके दोस्तों, देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन सत्य है, दूसरा, तीसरा है सभी कथन। तो यहाँ पर सभी कथन आपके सत्य हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, पहला पॉइंट, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त, यानी कि उसके अलावा असंख्य यानी कि छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पिंड जो होते हैं क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे ग्रह कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, उपग्रह खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो एक खगोलीय पिंड होते हैं जो जितने हमारे ग्रह पृथ्वी के उनके चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, दूसरा या पहला व दूसरा? तो दोस्तों, यहाँ पर पहला व दूसरा दोनों सत्य हैं। देखिए, उपग्रहों के संदर्भ में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं और यहाँ बता देता हूं। देखिए, जो उपग्रह है, जो छोटे छोटे पिंड हैं,
ये आपके चक्कर लगाते रहते हैं हमारे ग्रहों की समान, यानी कि एस्ट्रोनॉट बेल्ट के साथ साथ ये चीजें चक्कर लगाती हैं, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु, देखिए तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह पिंड क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। देखिए देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षा देखते हैं। मंगल और बृहस्पति, देखिए मंगल ग्रह, ये रहा मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच ये जो है एस्ट्रोनॉइड बेल्ट, ये है वो सारे के सारे क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह, उपग्रह जो हैं ये रहे आपके। पूरी क्षुद्र ग्रह की पूरी प्लेट है, यानी कि पूरी जो है जी भी आपके सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिस तरीके से हमारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये चीज वहां पर वो आप लोगों को समझाना चाह रहा था, जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखते हैं इसके आगे का हिस्सा। देखिए मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा चुका हूं। और देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए दूसरे प्रश्न का महत्वपूर्ण बिंदु, उपग्रह खगोलीय पिंड होते हैं, परंतु कुछ उपग्रह मानव निर्मित भी होते हैं, जिन्हें कृत्रिम पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम पिंड कहा जाता है, जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए होते हैं। देखिए उपग्रह मानव द्वारा निर्मित होते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जिनसे हमारा फोन चलता है, नेट चलता है, टीवी चलता है, दूरदर्शन भी चलता है। देखिए इसका प्रयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, और ये बात तो मैं आप लोगों को बता चुका, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मानव निर्मित उपग्रह, जिस रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया गया, ये इंडिया का नक्शा है, आप लोग देख पा रहे होंगे अगर अच्छे से देखें तो। भारत में चांदीपुर रेंज है, यहाँ से ज्यादातर उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। ओके दोस्तों, देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया, रॉकेट छोड़ा गया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, ये पृथ्वी की सतह से बाहर आने के बाद गिरा और ये अलग हो गया और अंतरिक्षीय कक्षा में प्रवेश करके सैटेलाइट के रूप में स्थापित हो गया, उपग्रह के रूप में। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है आपका। तो देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो दोस्तों। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह फैला एक चमकदार रास्ता, जिसमें लाखों तारों का समूह होता है, वह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। ये बात भी दोस्तों आपकी बिल्कुल सही है। तो बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सत्य है, पहला और दूसरा। देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो उल्कापिंड होते हैं, वो तो मैं आप लोगों को दिखा चुका। अब देखिए आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा का भी मैंने यहाँ पर चित्र लगाया है। देखिए खुले आकाश में एक तरफ से लेकर और दूसरी तरफ तक हम एक चौड़ी सफेद पट्टी, चमकदार पट्टी जिसमें लाखों तारों का समूह होता है, हमें अंतरिक्ष में दिखाई देती है, वो आकाश गंगा होती है। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रही है चौड़ी पूरी पट्टी चमकदार, ये आपकी आकाश गंगा है। क्या है दोस्तों? ये आकाश गंगा है आपकी। क्या कहते हैं इसे? आकाश गंगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्रह्मांड के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए विभिन्न ग्रहों से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। दोस्तों विभिन्न ग्रहों से मिलकर के एक सौर मंडल का निर्माण होता है, ना कि ब्रह्मांड का। एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी ब्रह्मांड है। दोस्तों ये चौड़ी पट्टी जो वो आकाश गंगा है, ना कि ब्रह्मांड। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। सूर्य अकेला ब्रह्मांड का निर्माण करता बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों। सूर्य तो एक तारा है और आकाश गंगा में हजारों ऐसे तारे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो चित्र है मैंने नेक्स्ट पेज पर लगाया, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। उससे पहले एक प्रश्न और बता देता हूं। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट जी थे, पाणिनि थे या न्यूटन थे? देखिए भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हमारे आर्यभट्ट जी थे। न्यूटन तो हमारे अभी आधुनिक खगोल शास्त्री थे। अब देखिए खगोल शास्त्र होता क्या है, पहले ये और जान लेते हैं खगोल शास्त्र होता क्या है, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए खगोल पिंडों
और उनकी गति यानी कि स्पीड के संबंध में अध्ययन करने वाले लोग खगोल शास्त्री कहते हैं, खगोल शास्त्री कहलाते हैं। और आर्यभट्ट जो थे हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित के कारण चमकते हैं। किसके कारण चमकते हैं? परावर्तित के कारण चमकते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 में का चित्र देखते हैं। देखिए ब्रह्मांड, सबसे पहला क्या? ब्रह्मांड, उसके बाद आती है आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद हम। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? दोस्तों, ब्रह्मांड के साथ संबंध बताने के लिए हमें क्या करना होगा? आप पृथ्वी पर हैं, ये हमारी पृथ्वी है, गोल घेरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये पृथ्वी है। आप पृथ्वी के अंदर हैं और जो पृथ्वी है वो सौरमंडल के अंदर है। किसके अंतर्गत है? सौरमंडल के अंतर्गत आपकी पृथ्वी है। और देखिए जो आपका सौरमंडल है वो आपका आकाशगंगा के अंतर्गत है। ओके दोस्तों, और आपका जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड के अंतर्गत है या ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ज़्यादा कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं दोस्तों। इसके आकार के संबंध में हमें आज तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न, ज्योग्राफी जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी को ग्रीक भाषा से लिया गया, बिल्कुल ग्रीक भाषा से भी लिया गया है। ज्योग्राफी शब्द का अर्थ पृथ्वी का विवरण। क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। और दोस्तों ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जी, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफी का, इसका अर्थ होता है लिखना। तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपके हमारे सारे ही कथन सत्य हैं, सारे कथन सत्य हैं। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को किस नाम से जाना जाता था? सौर के नाम से, सोल के नाम से, सौरमंडल के नाम से, निम्न में से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सूर्य को किस नाम से जाना जाता था पौराणिक रोमन कहानियों में। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को सोल नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोल नाम से जाना जाता था। और देखिए सूर्य को देवता मानते थे, उसकी पूजा की जाती थी, और सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता था। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता था? सौरमंडल। और देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न, निम्न में से किन ग्रहों के पास छल्ले एवं विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं? बृहस्पति के पास हैं, शनि के पास है, यूरेनस के पास है या मंगल के पास है? तो दोस्तों बृहस्पति के पास भी है, शनि के पास भी है, यूरेनस के पास भी है, नहीं है तो मंगल के पास छल्ले और विभिन्न असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। देखिए तीनों ग्रह मैंने आप लोगों को यहां बताए थे, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, शनि तो आपका है बृहस्पति, शनि, देखिए ये तो आपका है बृहस्पति और ये आपका है शनि, और यूरेनस तो आपको दिख ही रहा है। यूरेनस को आप लोग अरुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण। तो दोस्तों इन लोगों के पास जो पट्टियों की बात हो रही है वो पट्टियाँ आपकी एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, ये छोटे छोटे से टुकड़े, ये बाहरी ग्रह हैं तीनों के तीनों, और बाकी की आपके आंतरिक ग्रह हैं। देखिए के पास छल्ले या विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको छल्ले दिखाई दे रहे होंगे और पट्टियाँ भी आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। देखिए ये रहे छल्ले, गोल गोल छल्ले, ये तो एस्ट्रोनॉट बेल्ट हो गई, ये गोल गोल छल्ले हैं और पट्टियाँ हैं, इस पर भी गोल गोल छल्ले और पट्टियाँ, और इस पर भी गोल गोल छल्ले हैं। देखिए ये छल्ला, ये भी छल्ला है, ये भी छल्ला है आपका, ये भी छल्ला है और पट्टियाँ हैं, ये भी छल्ला है आपका और पट्टियाँ हैं। तो दोस्तों तीनों ग्रहों में, बाकी किसी ग्रह में गोल गोल छल्ले और पट्टियाँ नहीं हैं।
ये एस्ट्रोनॉट बेल्ट है, इसके अंदर के ग्रह आपके मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ और बाहर के ग्रह भी बता चुका हूँ, मगर कुछ ग्रह ऐसे जिनमें पट्टियाँ बनी हुई हैं, छल्ले बने हुए हैं। जैसे कि आपको सफ़ेद पट्टी बनाई हुई दिखाई दे रही है जुपिटर पर, यूरेनस पर बहुत सारी पट्टियाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं, और सैटर्न पर आप लोगों यानी शनि ग्रह पर 2 छल्ले बने हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मंगल को छोड़ करके तीनों ग्रह पर आपके विभिन्न छल्ले और विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी बनी पट्टियाँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का भूभाग कंप्लीट हो जाता है, यानी आज जो हमने आप लोगों को जो वीडियो बताई है उसका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आज की कंप्लीट हो जाती है। आज की वीडियो हमारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ें, क्योंकि दोस्तों आपका छठे महीने में पेपर है और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से नोटबुक में लिख करके तैयारी करें, जिससे आप लोग भूले नहीं और रिवीजन बार बार करते रहें। अच्छे से तैयारी करें। जो लोग लगातार मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन 100% होता है। कल फिर मिलते हैं अपनी ऐसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।